तो ये थी अब तक की देश और दुनिया से आई 25 बड़ी खबरें। और अब आपके लिए खबरें विस्तार से। तो आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं। देश में 24 घंटे में करीब 91,000 नए केस सामने आए। ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी 2600 के पार। कोरोना के खिलाफ जंग में नेजल वैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। आने वाले वक्त में बूस्टर डोज में हो सकती है इस्तेमाल। और बरसात के बाद बदला है दिल्ली एनसीआर का मौसम। आने वाले दिनों में बढ़ेगी सर्दी। पहाड़ी इलाकों में हो रही है जमकर बर्फबारी। सैलानियों को खूबसूरत नजारा देखने का मौका मिला। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद धूप जरूर खिल गई, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ और दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रहेगी। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से भी मौसम के तेवर बदल गए हैं। इस बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सर्द हवाओं में लिपटी बारिश की ये बूंदें राहत और सुकून का पैगाम लेकर आई हैं। कोरोना के साए के बीच मौसम की करवट लोगों के दिलों की बेचैनी को कम करने की कुदरती कवायद ही है। बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों को बढ़ती ठंड का एहसास कराया। कोरोना के खिलाफ जंग में एहतियात के तौर पर तमाम सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की सहूलियत दी गई है। प्राइवेट कंपनियों के आधे कर्मचारी भी घर से ही काम कर रहे हैं। मौसम की इस करवट ने ऐसे लोगों को काम के साथ साथ रिमझिम बारिश का आनंद लेने का मौका दिया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बादल एक तरफ जहां छाया रहा, वहीं धुंध की पतली चादर भी दिखाई दे रही थी। आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से आज दिन भर दिल्ली में शैलो फॉग यानी धुंध की पतली चादर रहने की संभावना है। साथ ही जहां तक तापमान की बात है, दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में गुरुवार की सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम का यह बदलाव सिर्फ बारिश की बूंदों की शक्ल में ही सामने नहीं आया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों को बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में पहाड़ से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ की चादर से ढक गया है। गुरेज और गुलमर्ग में लोगों के घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। लद्दाख में तो जहाँ तक नजर जाती है हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हिमाचल के मनाली, कुफरी, मंडी जैसे सभी हिल स्टेशन पर सैलानियों को बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिमला में भी ठंड के मौसम का मजा लेने के लिए सैलानी जुटे हुए हैं। यहाँ बर्फ तो नहीं पड़ रही, लेकिन सर्द हवाओं ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है। उत्तराखंड के चकराता में भी बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। बर्फबारी की खबर मिलते ही सैलानियों की भीड़ चकराता पहुंच गई। मौसम का यह बदला रूप देश के लोगों को राहत का एहसास दे रहा है। कोरोना के दौर में ये बदलाव किसी सौगात से कम नहीं है। मंडी से परी शर्मा, चंबा से विशाल, कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत, वैसे तो दिल्ली और श्रीनगर और मतलब देश भर में जो है दिसंबर और जनवरी में जो मौसम है वो अच्छा ही रहता है, ठंडा ही रहता है, पर इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं ना। और ये तस्वीरें देख के अदिति ऐसा लगता है कि बस बैग पैक करें और चल पड़े इन पहाड़ों की सैर पर। खैर, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम के हाल पर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहेंगे
श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से श्रुतिका हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात पहाड़ी इलाकों की कर लेते हैं, रुख करते हैं अशरफ वानी का। अशरफ, तस्वीरें हमने देखी गुलमर्ग की, गुरेज की, बहुत शानदार विजुअल्स नजर आए, बहुत शानदार तस्वीरें नजर आई, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। इस समय क्या स्थिति है श्रीनगर में, क्या स्थिति है और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर आने वाले दिनों में क्या हाल रहेगा मौसम का? अगर कश्मीर की बात करें तो पिछले 3 दिन से मौसम का ये मिजाज कश्मीर में सोमवार शाम से बना हुआ है। रुक रुक के बर्फबारी हो रही है, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि श्रीनगर में भी मंगलवार को भी बर्फबारी हुई, बारिशें भी हुई मैदानी इलाकों में, और बुधवार को भी। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल थोड़ी थमी हुई है बर्फबारी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज रात से जमकर पूरे पहाड़ी इलाकों में दोबारा बर्फबारी होगी और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी। अभी श्रीनगर पर जमीनों पर और सड़क पर बर्फ जमा नहीं हुई, जितनी बर्फ गिरी वो साथ ही साथ पिघल गई। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से तापमान में भी गिरावट दिन के तापमान में हो रही है इस बर्फबारी के बाद, जो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं श्रीनगर शहर में भी बर्फबारी का माहौल बन चुका है। और आने वाले कुछ घंटों के बाद शाम से दोबारा ये बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी होगा और शनिवार शाम तक ये जारी रहेगा, जो मौसम विभाग का कहना है। और एडवाइजरी भी जारी की गई है इस बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी और बारिशों के कारण बंद पड़ा है। कई जगहों पर चट्टानें खिसक आई हैं रामबन के पास, जिसके कारण पहली बार आज जो है इस सड़क पर पिछले 3 दिन के दौरान यातायात रोक दिया गया है। जहां तक हवाई यातायात है वो भी प्रभावित हुआ मौसम से। और आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि बस श्रीनगर का रुख करना चाहिए और बर्फबारी का मजा लेना चाहिए। फिलहाल रुख करते हैं श्रुतिका का, जो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। श्रुतिका, आज मौसम में जो है थोड़ा इजाफा तो हुआ ही है, धूप निकली है, मगर कल दिन भर बारिश हो रही थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश होती रहेगी। पर आज का मौसम बताएं, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर मौसम कैसा है और कैसा होने वाला है? जी अदिति, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विजय चौक पर और यहाँ पर हल्की धूप खिली हुई है। सुबह दिल्ली में ज़रूर हल्की बारिश हुई थी, हल्की धुंध की चादर भी दिल्ली में देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ़ हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस वक्त जो दिल्ली का तापमान है, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि अभी बारिश आज नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होने की संभावना आज भी है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कल यानी कि 7 जनवरी और 8 जनवरी को बारिश की जो गतिविधियां हैं वो दिल्ली में बढ़ जाएंगी। 8 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और उनका कहना है कि 9 जनवरी तक यूं ही बारिश की जो स्थिति है ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद में मौसम में बदलाव होगा, बारिश बंद हो जाएगी, नहीं होगी, उसकी संभावनाएं कम है। वहीं जो विंड की बात करें, यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में दिल्ली में इस वक्त रहने वाली है। लेकिन मौसम यहाँ अभी इस वक्त विजय चौक पे तो साफ बना हुआ है और हल्की जो धूप है वो यहाँ खिली हुई है। और दिल्ली की सर्दी पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका आनंद लेने के लिए लोग न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। हालांकि कोरोना काल में कुछ पाबंदियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सर्दियों दिल्ली की सर्दी तो मुझे ख्याल आया वो गाने का, दिल्ली की सर्दी। जी, और दिल्ली में सर्दियों में अक्सर डेंस फॉग देखा जाता रहा है। इस बार ऐसी कोई पूर्वानुमान मौसम विभाग का कि आने वाले दिनों में फॉग की स्थिति क्या रहने वाली है? जी देखिए, अभी जो है वो फॉग की स्थिति जो है उन्होंने बोला है कि मध्यम और ये पतली सी चादर ही रहेगी फॉग की, लेकिन आगे ये बढ़ सकती है। 9 जनवरी के बाद में जो कोहरा है वो बढ़ेगा और ठिठुरन भी 9 जनवरी के बाद में बढ़ने लग जाएगी। और ये जो ठंड है ये जनवरी के अंत तक बढ़ती रहेगी और जनवरी के अंत तक जाएगी। चूँकि अभी मौसम ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन कल का मैं बता दूँ, कल जो है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिल्ली
का वो लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया था इस साल का, जो कि 15 सेल्सियस था, 15 डिग्री सेल्सियस कल नोट किया गया था। और वहीं आज का तो जो अधिकतम है वो 20 रहेगा। और साथ ही साथ जो इस वक्त सिचुएशन यहाँ है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लोगों के चेहरे भी, जो हम आ रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी खिले हुए हैं। वो उनका ये कहना था कि ऐसा दिल्ली में अमूमन नहीं होता है और हमेशा जो है बहुत ठिठुरन होती है इस वक्त जनवरी में, लेकिन ऐसा नहीं है। पर बिल्कुल, आगे दिल्ली का अंत मौसम में जो है जनवरी श्रुतिका में वो इस वक्त सुहाना हो गया है। हल्की फुल्की ठंड के साथ मौसम का मजा लिया जा सकता है। अब अशरफ का रुख करते हैं। अशरफ हमें बताइए कि वहां पर न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो कितना है और कितने वक्त से जो है टेम्परेचर डिप करता जा रहा है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन के तापमान में इस बर्फबारी से गिरावट आई है। कल दिन का अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज दिन का तापमान कुछ थोड़ा बेहतर है, 5 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। लेकिन रात के तापमान की बात करें, वो लगातार शून्य से नीचे जा रहा है, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरे कश्मीर में। यहाँ तक कि जो लद्दाख के इलाके हैं, करगिल या द्रास, वहां पर शून्य से 16 डिग्री नीचे रात का तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। जब तक बादलों से आसमान ढका रहेगा तब तक ये तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन जब ये बर्फबारी रुकेगी, बादल छट जाएंगे, तो ठंड जो है कश्मीर में और बढ़ेगी। और कश्मीर में अभी फिलहाल साल का सबसे ठंडा मौसम चले कलान जो है 40 दिन का चल रहा है। 31 जनवरी तक ये मौसम चलेगा। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आज शाम से फिर बर्फबारी का दौर जो है वो पूरे कश्मीर में शुरू होगा। जैसे दिल्ली में बारिशें होंगी, यहाँ बर्फबारी होगी, तो मौसम में जो तब्दीली आएगी और साथ ही साथ तापमान में गिरावट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे श्रुतिका का, जो दिल्ली के मौसम का सूरत हाल हमें बता रही थी। बदलते मौसम ने देश में मेहमान पक्षियों की तादाद भी बढ़ा दी है। नासिक की बर्ड सेंचुरी में बड़ी संख्या में साइबेरियन बर्ड्स पहुंच रहे हैं। ये मेहमान पंछी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धुंध में लिपटी सूरज की पहली किरण, बहते पानी के बीच पंछियों के चहचहाने की आवाज, सात समंदर पार से आए सैलानी पंछी, ओस की बूंदों से सराबोर हरा भरा जंगल। ये खूबसूरत नजारा नासिक के नांदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी का है। सर्द हवाओं की वजह से बर्ड सेंचुरी में तापमान गोते लगा रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही इस बर्ड सेंचुरी में सैलानी पंछियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। चंद दिनों में ही बड़ी तादाद में साइबेरियन बर्ड का झुंड नासिक की इस बर्ड सेंचुरी की खूबसूरती बढ़ाने पहुंच गया। सुबह होते ही हरे भरे पेड़ों से घिरा पूरा इलाका इन चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से गूंज उठता है। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस साल बर्ड सेंचुरी में आने वाले पंछियों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है। इस साल जो भी देखा गया है कि हम हर मंथ के एंड में जो बर्ड काउंट करते हैं, बर्ड एस्टिमेशन लेते हैं, उसमें नवंबर के एंड में करीबन 26,000 तक पॉपुलेशन बर्ड्स का था। तो अभी पॉपुलेशन गया है करीबन 30-35 हज़ार तक। तो बहुत ही अच्छा बर्ड काउंट मिला है। और जैसे ही जो नॉर्दर्न साइड से बर्ड के माइग्रेशन यहाँ पे होता है और स्टॉप ओवर प्लेस है अपनी यहाँ पे एशियन बर्ड फ्लाईवे की नांदूर मध्यमेश्वर, तो 1 जनवरी को बहुत ही अच्छा पर्यटकों का रिस्पांस रहा। जनरली यहाँ पे पर्यटकों का इंटरेस्ट क्रेन्स में और फ्लेमिंगोज में होता है। जैसे फ्लेमिंगोज और क्रेन्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अपने आप पर्यटक और जो भी बर्ड वॉचर है उनका और फोटोग्राफर का खिंचाव यहाँ पे हो जाता है। इन पंछियों के आने से वन विभाग के कर्मचारी भी उत्साहित हैं। साथ ही ये पंछी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि आगे है कुछ खास। देखिए,
इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो? ब्रेक के बाद लंच टाइम में आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। ये दोस्ती बेमिसाल है। जंगल के राजा और एक डॉगी की ये दोस्ती अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में डॉगी अपने अंदाज में शेर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। शेर भी उसी अंदाज में डॉगी के साथ दोस्ती दिखा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सामने शेर को देखकर भी डॉगी जरा डरा नहीं। इस वीडियो को 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। 2 दिन में ही 3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। एक महिला ने जब एक शेर को गोद में उठा लिया तो तस्वीरें वायरल होनी ही थी। शेर के एक बच्चे को गोद में उठाकर ये महिला बड़ी आसानी से चलती जा रही थी। इसी बीच किसी ने इस महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नन्हे उस्ताद को गोद में उठाकर जब मां थक गई तो मां ने एक नायाब तरकीब निकाली। इस तरकीब में नन्हे उस्ताद को भी उतना ही मजा आ रहा है। मां ने अपने सूटकेस पर बच्चे को बिठा दिया और फिर छोटे उस्ताद की नई सवारी शुरू हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। मुर्गी को पहले तो लगा कि ये डॉग उसके चूजे को परेशान कर रहा है। मुर्गी ने चोंच मारकर डॉग को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन असल में डॉग चूजे की तरह ही मुर्गी के पास बैठना चाहता था। डॉग की हरकत अब खूब शेयर की जा रही है। पहली नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्ली डॉग पर हमला कर रही है, लेकिन असल में ये उसके खेलने का अंदाज है। डॉग भी बिल्ली की हरकतों से बखूबी वाकिफ है। बिल्ली डॉग के चेहरे पर कूदती है, लेकिन डॉग को इससे जरा भी दिक्कत नहीं होती। दोनों की मस्ती का ये वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वॉशिंगटन के ही नेशनल चिड़ियाघर से आई पैंडा की ये मस्ती की तस्वीरें हैं। दरअसल पूरे वॉशिंगटन में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इंसानों को भले ही परेशानी हो रही हो, लेकिन इन पैंडास के लिए ये बर्फीले दिन मस्ती वाले होते हैं। जू में जमी बर्फ की मोटी चादर पर ये दोनों पैंडास उछलते कूदते नजर आए। जू प्रशासन ने पैंडा की मस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, जिसे महज कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने पसंद किया।
तो ये थी मजेदार वायरल वीडियोस जिसे हर कोई बहुत ही पसंद कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ राज्यों में इसकी रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ी है, तो कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार भी अभी भी बेहद धीमी है। संक्रमण की रफ्तार थमे, इसके लिए पाबंदियों का पहरा जरूरी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में लगातार नई गाइडलाइंस आ रही हैं। तो आइए देखते हैं आपके प्रदेश में अब सरकार ने कौन कौन सी नई पाबंदियां लगाई हैं। कोरोना की तीसरी लहर का संकट साफ दिखाई देने लगा है। तीसरी लहर बेकाबू न हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने कड़े और बड़े नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। एक दो राज्य नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में लोगों की हिफाजत के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गाइडलाइंस में भी बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि किन राज्यों ने क्या पाबंदियां लगा रखी हैं। उत्तर प्रदेश में 11वीं 12वीं के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वैक्सीनेशन के अगले दिन उनको अवकाश दिया जाएगा। वहीं 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 7 महीने बाद कोरोना के 2038 केस आए हैं। इधर दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार लगातार एक्टिव है और प्रदेश में कई नियमों को लागू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने का निर्देश जारी किया है। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक मेडिकल लीव को छोड़कर ना तो कोई छुट्टी दी जाएगी और ना ही किसी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति होगी। दिल्ली में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन की वजह से तेजी से हालात बदल रहे हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी के अंदर 10,665 नए कोरोना केस मिले हैं। ओडिशा में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ भी राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के मुताबिक ओडिशा में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक 12वीं क्लास तक के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में केवल 13 दिनों में ही दूसरी गाइडलाइन जारी की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना प्रभावित जिलों के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एमपी में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मकर संक्रांति पर लगने वाले मेलों पर रोक रहेगी। जहां संक्रमण ज्यादा होगा वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शादियों में दोनों पक्षों के 250 लोग शामिल होंगे। उठावना अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार में नाइट कर्फ्यू के अलावा कई और नए प्रतिबंध लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में हालात की समीक्षा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायरस से युद्ध के मोर्चे पर एक और गुड न्यूज सामने आई है। देश के पहले नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, जिसका बूस्टर का तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है ये नेजल वैक्सीन और ये कैसे वायरस से लड़ने में कारगर हो सकती है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से अगर तीसरी लहर की आहट है तो वहीं नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा कवच मजबूत करने की भी तैयारी है। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बुजुर्गों को प्रिकॉशन या बूस्टर डोज दी जानी है। अच्छी खबर यह है कि बूस्टर डोज के लिए देश को जल्द ही एक और विकल्प मिल सकता है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट समिति ने भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल करेगा। साथ ही नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज का भी परीक्षण होगा। इसके नतीजे आने के बाद वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी हमको एक जब फील्ड में एक्चुअल यूज होगा तो उसके बाद इसके बारे में पता चलता है। टिल दैट टाइम जो इंट्रामस्कुलर बूस्टर वैक्सीन है, जो अभी हम लोगों को जो हाइब्रिड इम्यूनिटी में लग रही है, या हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब है कि किसी को कोविशील्ड लगी है तो कोवैक्सीन उसको लगे, तो इस तरह से हमको एक बूस्टर डोज में उससे मदद मिल सकती है। देश में तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, इस पर अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। अभी तक 90% लोगों को कोविशील्ड की और 10% को कोवैक्सीन लगी है।
मंथन इस पर भी किया जा रहा है कि प्रिकॉशनरी या तीसरी डोज के तौर पर पहले ली हुई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए या वैक्सीन बदली जाए। एक दलील ये भी है कि अगर तीसरी डोज वैक्सीन बदलकर दी जाती है तो उसका असर ज्यादा होता है। बूस्टर डोज के लिए मास स्केल पे प्रोडक्शन इसका बहुत आसान है, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसको इवन फर्स्ट डोज कोवैक्सीन के लगने के बाद सेकंड डोज में भी नेजल वैक्सीन को दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा समझिए कि एक ऐड होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होगी। भारत बायोटेक का दावा है कि 2 डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर उसकी नेजल वैक्सीन अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। कंपनी इसके लिए 5000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है। संकेत है कि नेजल बूस्टर डोज को क्लिनिकल ट्रायल के बाद मार्च तक इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। खास बात यह है कि नेजल वैक्सीन नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा, यानी इसके लिए इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन है वो बेसिकली एक एडनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है जिसको नेजल रूट से दिया जाएगा और ये विश्व का पहला ऐसा वैक्सीन होगा जिसको इस रूट से दिया जाएगा। ये निडललेस होगा, नॉन इन्वेसिव होगा, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, खास करके बच्चों में जहाँ पे कि एक भय होता है इंजेक्शन का वो खत्म हो जाएगा। तो ये नेजल वैक्सीन जो है इसकी जो खासियत ये होती है कि ये नेजल मिकोसा पे दिया गया तो नेजल मिकोसा पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है जिसमें सेक्रेटरी एंटीबॉडीज जैसे IgA, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज IgG और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ये सारे स्टिमुलेट होते हैं। तो बड़ा ही इफेक्टिव होगा, खास करके ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करेगा। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स को भी मंजूरी दी गई है। उम्मीद है कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज की मुहिम मजबूती से आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं केंद्र सरकार की उपलब्धि। देश की सुरक्षा में तैनात 35 लाख से ज्यादा के चेहरों पर ला रही है गुड न्यूज वाली स्माइल। मोदी सरकार ने CAPF के तहत आने वाले 7 बलों के जवानों और उनके परिवारों के लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का मेगा मिशन पूरा कर लिया है। यानी अब इन जवानों और उनके परिवारों के इलाज का जिम्मा सरकार उठाएगी। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से जुड़े CAPF के जवान, 35 लाख से ज्यादा जवान और उनके परिवारों को होगा फायदा। केवल 1 साल के अंदर मोदी सरकार ने किया ये कमाल। देश की सुरक्षा में जुटे जवानों और उनके परिवारों के इलाज का पूरा जिम्मा अब केंद्र सरकार उठाएगी। अब ना तो इलाज के लिए पैसों की कमी होगी और ना ही अस्पतालों के बिल का टेंशन होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने CAPF के तहत आने वाले 7 सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवार के लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का मेगा मिशन मोदी सरकार ने पूरा कर लिया है। आयुष्मान कार्ड के जरिए जवान और उनके परिवार देश के 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस इलाज का फायदा उठा सकेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने असम राइफल्स, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और NSG के जवानों को आयुष्मान कार्ड सौंपे। इस मौके पर नित्यानंद राय ने कहा कि CAPF के जवानों और उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस योजना के तहत 25 लाख CAPF कर्मियों का 35 लाख CAPF कर्मियों एवं उनके परिजनों का रिकॉर्ड समय में आयुष्मान CAPF कार्ड वितरित किया गया है। इस योजना की शुरुआत बीते साल जनवरी में हुई थी। ये योजना गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय की मुहिम का हिस्सा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कुल कितने जवान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। NSG के 32,972 जवान, असम राइफल्स के 2,35,132 जवान, ITBP के 3,33,243 जवान, SSB के 2,54,573 जवान, CISF के 4,66,927 जवान, BSF के 10,48,928 और CRPF के 11,86,998 जवानों को आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी 35 लाख से ज्यादा जवान और उनके परिवार के लोगों के इलाज का जिम्मा अब मोदी सरकार उठाएगी। सरकार की इस योजना से जवान बेफिक्र होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियों का बोझ खुद सरकार उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम की। ये पहल की गई है यूपी के नोएडा में, जहां उत्तर प्रदेश का पहला पिंक वेंडिंग जोन खुला है। इस वेंडिंग जोन में केवल महिला दुकानदार स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर बनने की राह को चुन सकती हैं। नोएडा में कुल 9 पिंक वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं, जहां कुल 55 महिला वेंडर्स को दुकान खोलने की जगह दी गई है। इस गुलाबी रंग ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। जब पति ने बिस्तर पकड़ा तो परिवार की जिम्मेदारी 64 साल की राज शर्मा पर आ गई। किसी और के सामने हाथ फैलाने की बजाय इन्होंने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। सड़क किनारे चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। कमाई तो होने लगी, लेकिन कई बार शहर की सफाई की गाज इनकी दुकान पर गिरती। फिर कामकाज बंद होने के बाद घर बैठना पड़ता। ये सब अब कल की बातें हैं। अब राज को नोएडा के पिंक वेंडिंग जोन में दुकान मिल गई है, जहां ये शांत के साथ काम कर रही हैं। कितना पुलिस वाले आए, पैसा लेते थे, तब भी इज्जत चिल्ला उल्ला के जाते थे। अथॉरिटी वाले आते थे, तब तक बहुत बार हमारा सामान भी उठाए थे और सामान देते नहीं थे। और बोलते जब भी जाते लाने के लिए तो बोलते चालान कटाएं, इतना पैसा दीजिए, 5,000 10,000 तक मांगते थे। सृष्टि का इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता विरासत के नाम पर केवल ये दुकान छोड़ गए। ग्रेजुएशन के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो सृष्टि को इस दुकान की शरण में आना पड़ा। अपने पैरों पर खड़े होने के बावजूद सड़क किनारे दुकान होने की वजह से अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अंधेरा होते ही दुकान बंद करके जाना पड़ता। लेकिन पिंक वेंडिंग जोन में आते ही इनकी जिंदगी में फर्क साफ महसूस किया जा सकता है। शुरुआत में तो इतना बुरा हाल था कि पुलिस हमें बहुत परेशान करती थी और कमेटी वाले हमारा सामान उठा के ले जाते थे। अब हमें सिक्योरिटी महसूस होती है। यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं करता हमारे साथ और हमें परेशान करने भी अभी कोई नहीं आता फिलहाल। ये तो केवल नोएडा के सेक्टर 62 में बने पिंक वेंडिंग जोन की तस्वीर है, जहां सिर्फ महिला दुकानदारों को जगह दी गई है। पूरे नोएडा में ऐसे 9 पिंक जोन बनाए गए हैं, जहां 55 महिला वेंडर आराम से दुकान चलाकर शांत के साथ जीवन गुजार रही हैं। लेकिन इस पिंक जोन को बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और काम फटाफट हो गया। 11 अक्टूबर को ये प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर गई और उन्हें ये प्रस्ताव दिया, उन्हें एक ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आपको ये सौगात मिलेगी कि महिलाओं को एक अलग पहचान, रोजगार करने का एक अलग साधन और उनकी एक अलग पहचान इस प्रकार से कि एक पिंक वेंडिंग जोन का निर्धारण किया जाएगा सभी सर्कलों में, एक नहीं सभी सर्कलों में। नोएडा के सेक्टर 62 में बने इस पिंक वेंडिंग जोन में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें आत्मनिर्भर होने के बावजूद कई बार स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता था। लेकिन इस गुलाबी रंग ने इन महिला दुकानदारों को सम्मान के साथ जीने की राह दिखाई और मुश्किल हल होती चली गई। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं नई दुकानदार बनी हैं, बल्कि ये सभी पिछले 10, 15, 20 सालों से अव्यवस्थित तरीके से रोड किनारे अपनी अपनी दुकानें लगाती आई हैं। लेकिन इसका नुकसान ये था कि कभी भी कोई भी इनकी दुकान उजाड़ देता था। कई बार तो इनसे गलत तरीके से बात भी की जाती थी। इस पिंक वेंडिंग जोन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर कितना बदलाव पड़ेगा ये दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल जितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, कम से कम उनका जीवन तो आगे ज़रूर बढ़ेगा, वो भी आत्मसम्मान के साथ। कैमरामैन नासिर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्दी लौटेंगे। जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते, कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लंच टाइम और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां एक खुशखबरी आई है जिसे नए साल में दिल्ली के लिए बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों ने एंट्री ले ली है और जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर आपको नीले कलर की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी और पर्यावरण प्रदूषण के लिहाज से ये दिल्ली वालों को कितनी राहत देने जा रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ख्वाबों की नई दास्तां है। डीजल से लेकर CNG तक दिल्ली ने बसों का लंबा सफर देखा। अब दिल्ली का यह सफर इलेक्ट्रिक बसों तक आ पहुंचा है। नीले रंग की वही चमचमाती बस है जो दिल्ली के सुनहरे भविष्य की पहचान बनने जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर 100 इलेक्ट्रिक बसें उतरने जा रही हैं। ये बसें न केवल पर्यावरण के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगी, बल्कि सफर के लिहाज से भी ये किफायती साबित होंगी। दिल्ली में बहुत जल्द अब इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं तो ये फिलहाल एक नई इलेक्ट्रिक बस आपको नजर आ रही होगी जो IP डिपो में खड़ी हुई है और ये बस जो है वो बहुत जल्द फिलहाल दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। इस बस के अंदर कई सारी ऐसी फैसिलिटीज दी गई हैं जो और बसों के मुकाबले थोड़ी अलग हैं और इस प्रकार की करीब 100 बसें ऐसी होंगी जो अभी दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगी और उसके बाद करीब 300 बसें ऐसी होंगी जो आने वाले दिनों में आपको दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगी। दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसें CNG बसों से बिल्कुल अलग हैं।
पुरानी बसों के मुकाबले ये बसें ज्यादा सुविधाजनक हैं और इन बसों में यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इन बसों में चार्जिंग पॉइंट, विकलांगों के लिए अलग से सीट की व्यवस्था है। अभी ऐसी करीब 100 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 300 से ज्यादा हो जाएगी। इन बसों का ट्रायल रन किया जाएगा और इन्हें अभी छोटे रूट पर चलाया जाएगा। दिल्ली में 100 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट में ऐड होंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बसेस की संख्या बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बसेस आएंगी वो 100 ऊर्जा पर होंगी, वातावरण में परिवर्तन आएगा, सौर प्रदूषण, वायु प्रदूषण में कमी आएगी। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर पहले से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। उसी तरफ ये रुझान अगर हमने जारी रखा तो आने वाले समय पर हम देखेंगे कि काफ़ी बदलाव होगा। इलेक्ट्रिक बसों की पहली दौड़ सबसे पहले साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के बीच होगी। इन बसों में कंडक्टर डीटीसी के होंगे, जबकि ड्राइवर निजी संस्थाओं के होंगे। इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए ठिकाना रोहिणी, सुभाष प्लेस, मायापुरी और राजघाट डिपो में बनाया जाएगा। बसों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था रोहिणी और मुनीरका में पहले ही की जा चुकी है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये डीटीसी के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। तो यहाँ पर अलग तरीके से फैसिलिटीज दी गई है आम बसों के अलावा, और पर्यावरण को बचाने के दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इस प्रकार की बसों को जो है वो लाया जाए। आप देखेंगे तो यहाँ पर विकलांगों के लिए भी जो है वो अलग से सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार की जो बसें हैं वो आने वाले दिनों में आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगी। अभी करीब 100 बसें ऐसी उतारी जाएंगी और उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली सरकार करीब 400 ऐसी बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतारे। हालांकि अभी शॉर्ट रूट पर रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। और पर्यावरण को लेकर जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, इस प्रकार की इलेक्ट्रिक बसें अगर मार्केट में आती हैं, सड़कों पर उतरती हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा पर्यावरण के हिसाब से भी हो सकता है। दिल्ली का परिवहन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट हो, इसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। दिल्ली सरकार करीब 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है ताकि हर रूट पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा सके। आने वाले दिनों में द्वारका, नेहरू प्लेस, महरौली के डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन का इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल तो दिल्ली में बदलाव की शुभ शुरुआत हो चुकी है और ये बस नए साल में दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको दिल्ली के दो ऐसे किरदारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरोज हैं। इनकी मेहनत और लगन मिसाल बन गई है। इनके आइडिया से कई मासूमों की तकदीर बदल रही है। तो आइए जानते हैं कौन है वो जो बनकर उभरे हैं वॉइस ऑफ स्लम और सैकड़ों बच्चों के चेहरों पे ला रहे हैं उम्मीदों वाली स्माइल। कहते हैं जिद और जुनून हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ऐसी ही जिद ने आज दिल्ली के सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी। मिलिए दिल्ली के देव और चांदनी से। देव और चांदनी का बचपन सड़क पर ही बीता। बचपन कूड़े की ढेर से कबाड़ बीनने में गुजरा, लेकिन जब जिंदगी ने उन्हें मौका दिया तो वो रियल जिंदगी के हीरो बन गए और इन दोनों ने मिलकर वॉइस ऑफ स्लम नाम की संस्था बनाई और आज उन सैकड़ों बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन बनती जा रही है जो देव और चांदनी जैसे संघर्ष कर रहे हैं। देव और चांदनी ने अपने जुनून से यह ठान लिया था कि उनके जैसे बाकी बच्चों को ऐसा जीवन न देखना पड़े। लिहाजा उन्होंने वॉइस ऑफ स्लम को खड़ा करके लाचार बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के संकल्प को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। अपने जैसे बच्चों के लिए काम करना है और अपने जैसे देव चांदनी निकालने हैं और हम निकाल लेंगे, हमें खुद पे भरोसा था। चांदनी और देव का बनाया एनजीओ आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का भविष्य संवार रहा है। उन बच्चों की वो दर्दनीय जो वो झेल रहे थे, वो मेरे को, मेरे जीवन को, मेरे दिल को मेरे झंझोर कर रख दिया। और उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं चांदनी जी के साथ मिलकर अपना पूरा जीवन ऐसे बच्चों के लिए लगा दूंगा। देव और चांदनी की इस कोशिश से 400 से ज्यादा बच्चे आज अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। कल तक जो बच्चे गली और चौराहों पर अपनी जिंदगी बिता रहे थे, आज वो इनकी मदद से कंप्यूटर पर उंगलियां दौड़ा रहे हैं।
नेपाल में रहती थी, तो मैं वहाँ कभी कभी जाती हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत अलग फील करती हूँ। इन्होंने मेरा न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया है, जिस वजह से मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ और स्कूल भी बहुत अच्छा है और मेरी मम्मी को अभी तक काम भी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी फीस जो है वॉइस ऑफ स्लम देती है और मेरी फीस फ्री है। देव और चांदनी की मेहनत एक मिसाल बन गई है जो समाज को उम्मीदों भरी नई दिशा दे रही है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको बताते हैं आज का सुविचार क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 12 बजे। ढेर सारी खबरें, ढेर सारे वीडियोस एक बार फिर से आपके सामने होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए गुड न्यूज।